जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को माफ़ करने से इनकार कर दिया। आज एक ऐसा फैसला आया है जिससे जजेस अगर घर भी चले जाएंगे तो वहाँ से भी उनको बुलवा के बाकायदा सज़ा दे दी जाएगी। ये क्या फ़ैसला है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। अब बहुत सारे नए लोग भी गिरफ्तार होंगे। कौन होंगे गिरफ्तार, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और पेशावर हाई कोर्ट से धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। अब पंजाब में वजीर आला जो नामजद किए गए पीटीआई ने, उनको भी जमानत मिल गई और जमानत मिली 19 मुकदमात में। इसकी डिटेल भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पंजाब के नए गवर्नर का फैसला भी हो गया है। कौन बन रहे हैं गवर्नर, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और एमकेएम ने 3 वजारतें कबूल कर ली। नई हुकूमत जो बनेगी उसमें एमकेएम को कौन सी वजारतें मिलेंगी, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। सबसे पहले पंजाब के नए गवर्नर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कल के मुज़ाकरात में यह फैसला हुआ था कि पंजाब की गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगी। और अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 नाम दिए इसके लिए। जो पहला नाम है वो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं। ये पहले भी पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं और इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। फिर ये जहांगीर तरीन साहब के रिश्तेदार भी हैं और इनके ऊपर बड़ी आसानी से कंसेंसस हो जाएगा। और अगर मखदूम साहब गवर्नर नहीं बनते तो फिर इनके बाद कमर जमान काहिरा साहब का नाम है और फिर नदीम अफजल चंद साहब का नाम है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मखदूम साहब इसे कबूल कर लेंगे क्योंकि मखदूम साहब कंफर्टेबल हैं इस पोजीशन के लिए। और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी राज़ी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी राज़ी है और आईपीपी जो है उसको भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अगले गवर्नर पंजाब जो हैं वो मखदूम अहमद साहब हैं और बड़े पुराने ज़मींदार भी हैं, जागीरदार भी हैं, पुराने सियासतदान भी हैं। ये कई मरतबा कौमी असम्बली के रुकन बने, फिर ये गवर्नर भी रहे और इनके साहबजादे भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं रहीम यार खां से। और ये भी अक्सर किसी न किसी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। तो पुराना सियासी ख़ानदान है जिसे मेरा ख्याल है इस जो गिव एंड टेक है उसके अंदर नई सेटलमेंट के तहत दोबारा गुंजाइश मिल रही है। इसके साथ साथ हम आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ आते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में असलम इकबाल साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब ने भी केस दायर कर रखा था। ये 19 मुकदमात में मतलूब थे, ज़ेर ज़मीन थे। इन्होंने पोशीदा रह के, रुपोश रह के ये इलेक्शन लड़ा और इसके बावजूद ये इन्होंने सीट निकाल ली। फिर इन्होंने, ज़ाहिर है पार्टी ने इन्हें नामज़द किया चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, तो इनकी अपीयरेंस ज़रूरी थी और ये किसी जगह पेश नहीं हो सकते थे क्योंकि 19 मुकदमात थे, ये किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो सकते थे। आज ये पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने जज साहब से राहदारी ज़मानत तलब की जो इन्हें दे दी गई है। अब 19 मुकदमात में राहदारी ज़मानत मिल गई इनको। अब कोई इदारा भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये अपने अपने मुकदमात को फेस करेंगे, अदालतों में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, एफआईए के पास जाएंगे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अब नहीं हो सकेगी। और इसके बाद अब ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और सूबाई असम्बली में पहुँच के ये अपना हल्फ भी दे देंगे। तो इनके लिए एक बड़ा रिलीफ है। और अब पिछले दिनों से ये चीज़ साबित होती चली जा रही है कि पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक रिलीफ मिल रहा है और मेरा ख्याल है ये रिलीफ मिलना भी चाहिए। ये बजा नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि अगर मुकदमात दुरुस्त हैं तो फिर ज़ाहिर अपने अपने फोरम पे जाके उनका फैसला हो जाएगा। और अगर ये मुकदमात गलत हैं तो फिर भी इन लोगों को बाकायदा मुकदमा लड़ने के लिए अदालत में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये कोई जो अनड्यू किस्म की फेवर नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले ये फेवर भी इनको नहीं मिल रही थी। बल्कि एक बार तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उड़ा दिया था और ये भी करार दे दिया था कि सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं वो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं कर सकती। तो लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग पेशावर हाई कोर्ट की तरफ देख के उसे सल्यूट भी करते हैं और साथ दुआएं भी देते हैं और ये कहते हैं कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ना होती और अगर पेशावर हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस साहब ना होते तो हमारा क्या बनता, हम कहाँ जाते, हम बाकी ज़िंदगी शायद छुप कर रहते। तो पेशावर हाई कोर्ट एक रिलीफ का सिंबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद भी यहाँ से ज़मानतें हो सकती हैं। बल्कि पार्टी के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर इमरान खान साहब की भी अब ज़मानत पेशावर हाई कोर्ट में अप्लाई की जाए तो वहाँ से उनको भी रिलीफ मिल सकता है। पता नहीं मिलता ही नहीं मिलता, लेकिन इम्कान बहरहाल एक पैदा हो गया। सोशल मीडिया से रिलेटेड आज 2 खबरें डेवलप हुई हैं। एक तो
जो ट्विटर है उसके ऊपर पिछले 5 दिन से पाबंदी है और कोई 24 घंटे में एक आध घंटे के लिए उसे खोला जाता है, जिसके बाद लोग अपनी पोस्टें देखते हैं और फ़ौरन फिर उसके बाद ये दोबारा डाउन हो जाता है। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्विटर के ऊपर बैन है और कोई शख्स भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहा या उसकी सहूलतों को एंजॉय नहीं कर पा रहा। आज अमेरिकन एक कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि आप इस किस्म की पाबंदियां ना लगाएं। आज कराची हाई कोर्ट ने भी सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ट्विटर इतने दिनों से बंद क्यों है और ये कौन लोग हैं जो ट्विटर बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं और फौरी तौर पर इसे बहाल किया जाए। बल्कि जज साहब का यह भी कहना था कि अक्सर जब इस किस्म की कार्रवाई होती हैं तो बाद में अदालतों पर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक बाकायदा जिंदा किस्म का मुल्क है जिसके अंदर 25 करोड़ लोग रहते हैं, आप उन्हें बुनियादी हक से किस तरह महरूम रख सकते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट से भी एक नोटिस आ गया है और अब मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को ट्विटर को बाकायदा बहाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ट्विटर बहाल क्यों नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ट्विटर के ऊपर मुतहरिक हैं और वहाँ पे जब फॉर्म 45 बार बार अपलोड किए जा रहे थे तो उससे कन्फ्यूजन और क्यास पैदा हुई थी और ये कहा जा रहा है कि इस एक्टिविटी को रोकने के लिए ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई गई है या उसे स्लो डाउन किया गया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपने मामलात को ट्विटर के बगैर ही हल करे। इस तरह अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाते रहेंगे तो पाकिस्तान तो ब्लैकआउट कर जाएगा, जो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में कोई बेहतर फैसला है। आज ही वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सोशल मीडिया कंपेन्स है जो इनके खिलाफ, उसके ऊपर नोटिस लिया और एक GIT बना दी है। इस GIT के अंदर FIA भी शामिल होगी, ISI भी शामिल होगी, IB भी शामिल होगी और इसके अलावा पुलिस भी इसके अंदर एक्टिव होगी। 5 रुकनी ये GIT है और इसे मैंडेट दिया गया है कि फौरी तौर पर बाकायदा कार्रवाई करके सोशल मीडिया के ऊपर एनालिसिस करे और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिला वजह तबसरे कर रहे हैं और इनको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी तगड़ी किस्म की GIT है। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो पाकिस्तान के अंदर जो मजीद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा पैदा हो जाएगा। लिहाजा वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके खिलाफ भी पाकिस्तान पहली मरतबा कार्रवाई करेगा और यहाँ मौजूद जो सफारत खाने हैं उनको भी एक्टिव किया जाएगा और पाकिस्तान के अपने सफारती मिशंस को भी एक्टिव किया जाएगा और उनको बाकायदा वहाँ पर रोका जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी लिखा जाएगा और बाकायदा उनके ऊपर अगर केस करने पड़े तो वो केसेस भी किए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों के पेजेस को डाउन किया जाए। और अगर पाकिस्तान के अंदर लोग होंगे तो पहली मरतबा उनकी गिरफ्तारी भी होगी बाकायदा और उनके मुकदमे अदालतों में भी पेश होंगे, जिसके बाद ज़ाहिर है उनके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी। तो स्टेट ने एक फ़ैसला ये भी कर लिया है कि वो अब किसी को स्पेयर नहीं करेगी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की अनारकी फैला सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेफरेंस से एक खबर ये आई है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और अब जो इलेक्शंस होंगे वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसे बाद में इलेक्शन कमीशन में बाकायदा पार्टी साबित ना कर सके। प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक 2 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे और उसके बाद पार्टी फिर अदालत से रब्ता करेगी और उनसे कहेगी कि हमारे जो अरकान हैं उनको हमारी पार्टी के अंदर जम करने की इजाज़त दी जाए और साथ साथ स्पेशल सीट्स में उसकी लिए भी कोशिश की जाएगी और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मामले को ले जाया जाएगा, जिसमें ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल ये है कि उन्हें रिलीफ दे देंगे। MKM की तरफ आते हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के समझौते के बाद MKM की आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से, उनके रहनुमाओं से मुलाकात हुई इसहाक डार साहब के घर और MKM को 3 वजारतें देने का ऐलान कर दिया गया। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है, दूसरी पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत है, तीसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारतें हैं। ये तीनों वजारतें बड़े अरसे से MKM के पास चली आ रही हैं, लिहाजा MKM आज भी इन्हीं तीनों वजारतों में इंटरेस्टेड थे और इसके साथ साथ सिंध के गवर्नरशिप की भी इनकी दरख्वास्त जो कबूल कर ली गई है और मेरा ख्याल है जो मौजूदा गवर्नर साहब है उन्हीं को कैरी किया जाएगा और अब वो मज़ीद 5 सालों के लिए सिंध के गवर्नर रहेंगे और ये होगा MKM के कोटे के मुताबिक। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले की तरफ। आज एक 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठा और इस बेंच के सामने ये पिटिशन थी कि अगर जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के केस के दरमियान या रेफरेंस के दौरान अगर इस्तीफ़ा दे दें तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई रुक सकती है या नहीं रुकती।
इससे पहले अमूमन रवायात यही थी कि जब किसी जज के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाई शुरू होती थी, रेफरेंस दायर होता था, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी और वो फैसले से पहले पहले अगर रिटायरमेंट का ऐलान कर देता था, अगर इस्तीफा दे देता था, तो फिर ये रेफरेंस रुक जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के बाद अब अगर किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई या उसके खिलाफ रेफरेंस की समाअत शुरू हो गई, तो फिर वो इस्तीफा दे के अपने आप को बचा नहीं सकता। तो आज के फैसले ने एक नया माइलस्टोन तय कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स के जजेस अगर एहतसाब के दायरे में आ जाएंगे, अगर उनके खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई जज रिटायर है और अगर उसके खिलाफ भी कोई रेफरेंस आया, तो वो भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही दायर होगा और वहीं पे उनका फैसला हो सकेगा। इससे पहले रवायत ये थी कि अगर जजेस घर चले जाएं, वो रिटायर हो जाएं, तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता था, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी और अगर कोई कार्रवाई होती थी तो आम नॉर्मल अदलिया में, अदालतों के अंदर होती थी। लेकिन अब ये बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा फैसला है और इस फैसले की रोशनी में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई का दोबारा सिलसिला शुरू किया जाएगा। आपको याद होगा कि इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे और इनके खिलाफ एक रेफरेंस बना था और फिर जब रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को ये महसूस होने लगा कि मेरे खिलाफ फैसला आ सकता है, तो इन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया था। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए थे, जिसके बाद ये डिबेट शुरू हो गई कि क्या अब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो फिर एक पटिशन दायर हुई और उस पटिशन पे 5 रुकनी बेंच बना और आज 5 रुकनी बेंच ने 4/1 से ये डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जिस जज का भी केस लगेगा वो इस्तीफा दे के अपने घर नहीं बैठ सकेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा ख्याल है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले जज होंगे जिन्हें इस्तीफे के बावजूद बाकायदा रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा और शायद अगर उनके केस को देखा जाए तो शायद उन्हें सज़ा भी हो जाए। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को उनके साथियों ने माफ़ करने से इनकार कर दिया है। अब इनके खिलाफ रेफरेंस बाकायदा दोबारा शुरू हो रहा है और मेरा ख्याल है उन्हें हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे।